चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे सम्राट की जिसने लगभग पूरे भारत को जीता, सिर्फ इसलिए कि वो सब कुछ छोड़ सकें। ये कहानी है एक लड़के की जो धूल से उठकर सम्राट बना और फिर एक साधु। ये है चंद्रगुप्त मौर्य की असाधारण कहानी। तो ये सब शुरू हुआ एक अपमान से। मगध के घमंडी सम्राट धनानंद ने अपनी भरी सभा में एक शिक्षक चाणक्य की बेइज्जती की, और इस अपमान की आग में जलते हुए चाणक्य ने कसम खा ली कि वो इस साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। उन्हें नहीं पता था कि उनके इसी गुस्से से एक नए युग का जन्म होने वाला था। अब हुआ ये कि राजधानी छोड़ते हुए चाणक्य ने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। उनमें से एक लड़का राजा बना हुआ था। उसमें एक चोर को सजा सुनाई और फिर खुद को उससे दोगुनी सजा दी। क्यों? उसका तर्क सीधा था, जब प्रजा को चोरी करनी पड़े तो असली गुनहगार तो राजा है। उस एक पल में चाणक्य को उस लड़के में सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि एक साम्राज्य का भविष्य नजर आ गया। वो लड़का था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य उसे अपने साथ उस समय की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी तक्षशिला ले गए। यहाँ धूल में मिले इस हीरे को एक नेता, एक योद्धा और एक सम्राट के रूप में तराशा जाना था। लेकिन सवाल ये था कि एक अकेला गुरु और एक लड़का इतने बड़े साम्राज्य को आखिर चुनौती कैसे दे सकते थे? देखिए, नंद साम्राज्य को एक छोटा मोटा राज्य तो था नहीं। चंद्रगुप्त ने जो शुरू में हमले किए वो सीधे राजधानी पर किए और नतीजा वो बुरी तरह हार गए। ये एक क्लासिक गलती थी, दुश्मन के सबसे मजबूत हिस्से पर सीधा हमला करना। ये तो साफ था कि सिर्फ ताकत से काम नहीं चलने वाला, उन्हें दिमाग से काम लेना था। और उनकी सबसे बड़ी सीख एक बहुत ही अनपेक्षित जगह से आने वाली थी। और इस नई स्ट्रैटेजी की प्रेरणा मिली एक बहुत ही, कह सकते हैं, अजीब जगह से। एक आम से घर में खाने के एक कटोरे से एक ऐसा सबक मिला जिसने जंग का पूरा नक्शा ही बदल दिया। चाणक्य ने देखा कि एक बच्चा गर्म खिचड़ी के बीच में हाथ डालकर जल गया। उसकी मां ने उसे डांटते हुए कहा, किनारों से शुरू करो जहां ये ठंडी है। चाणक्य के लिए ये एक, आप कह सकते हैं, यूरेका मोमेंट जैसा था। वो भी तो यही गलती कर रहे थे, साम्राज्य के गर्म केंद्र यानी राजधानी पर हमला कर रहे थे। नई स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी, किनारों पर हमला करो, कमजोर राज्यों को जीतो और धीरे धीरे केंद्र को घेरो। इसी का नाम पड़ा खिचड़ी स्ट्रैटेजी। इस नई खिचड़ी स्ट्रैटेजी के साथ चंद्रगुप्त ने पहले उत्तर पश्चिम के इलाकों को जीतना शुरू किया, जहां सिकंदर के जाने से एक पावर वैक्यूम बन गया था। धीरे धीरे ताकत और सहयोगी बटोरते हुए उन्होंने नंद साम्राज्य को चारों तरफ से घेर लिया और आखिरकार 322 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। चाणक्य का बदला पूरा हुआ और एक नए साम्राज्य का जन्म हुआ। लेकिन देखिए, साम्राज्य जीतना एक बात है और उसे चलाना वो बिल्कुल दूसरी। अब असली काम शुरू हुआ था, इस बिखरे हुए इलाके से एक राष्ट्र बनाना। पश्चिम में एक नई चुनौती इंतजार कर रही थी, सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर का एक बहुत ताकतवर जनरल था। दोनों साम्राज्यों की सेनाएं आमने सामने आईं, लेकिन अब चंद्रगुप्त की सेना पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। लड़ाई के बाद सेल्यूकस ने न सिर्फ सिंधु घाटी से लेकर आज के अफगानिस्तान तक का विशाल इलाका सौंप दिया, बल्कि शांति के लिए अपनी बेटी की शादी भी चंद्रगुप्त से कर दी। इस शांति समझौते के तहत चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को एक ऐसा तोहफा दिया जो उस जमाने में सोने से भी ज्यादा कीमती था, पूरे 500 जंगी हाथी। ये समझिए कि ये उस जमाने के टैंक थे और ये तोहफा मौर्य साम्राज्य की सैन्य ताकत का एक साफ संदेश था। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि भारतीय उपमहाद्वीप का ज्यादातर हिस्सा एक ही झंडे के नीचे आ गया था। एक ऐसी उपलब्धि थी जिसे अखंड भारत कहा जाता था। बंगाल से लेकर अफगानिस्तान और कश्मीर से दक्कन तक फैला ये साम्राज्य अपने वक्त के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। अब इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए एक जबरदस्त सिस्टम तो चाहिए ही था। चाणक्य के अर्थशास्त्र के आधार पर पूरे साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा गया था। हर एक की अपनी राजधानी थी जो पाटलिपुत्र में बैठी केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती थी। ये सिस्टम इतना बेहतरीन था कि पूरा साम्राज्य एक अच्छी खासी मशीन की तरह काम करता था। लेकिन सत्ता के शिखर पर भी किस्मत में कुछ और लिखा था। चाणक्य ने राजा को हत्या की कोशिशों से बचाने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला था। चंद्रगुप्त के खाने में रोज जहर की एक बहुत छोटी सी डोज मिलाई जाती थी ताकि उनका शरीर जहर का आदी हो जाए और उन पर किसी जहर का असर ना हो। मगर यही सुरक्षा एक बहुत बड़ी, एक भयानक त्रासदी की वजह बनने वाली थी। एक दिन रानी दुर्धरा, जो गर्भवती थी, उन्होंने राजा की थाली से बस एक निवाला खा लिया। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस खाने में जहर मिला हुआ है।
जब तक चाणक्य कमरे में पहुंचे बहुत देर हो चुकी थी। रानी अपनी आखिरी सांसें ले रही थीं। उन्हें तो नहीं बचाया जा सकता था, लेकिन शायद साम्राज्य का वारिस बच सकता था। बिना एक पल गंवाए चाणक्य ने एक बहुत मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने बच्चे को बचाने के लिए एक आपातकालीन ऑपरेशन किया। बच्चा तो बच गया, लेकिन जहर की एक बूंद उसके माथे पर गिर गई, जिससे वहां एक निशान, एक बिंदु बन गया, और इसी वजह से उस बच्चे का नाम पड़ा बिंदुसार। एक ऐसा नाम जो हमेशा के लिए उसकी मां की दुखद मौत से जुड़ गया। तो सोचिए, चंद्रगुप्त ने एक साम्राज्य बनाया, दुश्मनों को हराया, पूरे देश को एक किया। मतलब जो कुछ एक राजा हासिल कर सकता है, उन्होंने वो सब कर लिया था। तो सवाल ये उठता है कि जब आप पूरी दुनिया जीत लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं? चंद्रगुप्त का जवाब इतिहास के सबसे हैरान करने वाले कामों में से एक था। उन्होंने वो सब कुछ छोड़ने का फैसला किया जिसके लिए उन्होंने इतनी लड़ाइयां लड़ी थी। पूरे 23 साल के कामयाब शासन के बाद अपनी ताकत के शिखर पर चंद्रगुप्त ने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने अपना सिंहासन अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया, अपनी सारी दौलत छोड़ दी और एक आम जैन भिक्षु बनकर महल से हमेशा के लिए चले गए। वो दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला चले गए और वहीं उन्होंने अपने आखिरी दिन बिताए। वहां उन्होंने सल्ल लेखना का पवित्र जैन व्रत लिया, जिसका मतलब है धीरे धीरे उपवास करके स्वेच्छा से मृत्यु को गले लगाना, ताकि आत्मा शुद्ध हो सके। तो चंद्रगुप्त मौर्य की विरासत को हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तरफ उन्होंने भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रखी, एक ऐसा राजवंश जिसमें आगे चलकर अशोक महान जैसे शासक हुए। लेकिन उनकी एक और विरासत है जो हमें यह सिखाती है कि सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर होती है। आखिर में चंद्रगुप्त की कहानी एक ऐसे राजा की कहानी है जिसने पूरी दुनिया तो जीत ली, लेकिन उन्हें यह एहसास हुआ कि असली आज़ादी और सच्ची मुक्ति तो सब कुछ छोड़ देने में है। ये ताकत, मकसद और त्याग की एक ऐसी कहानी है जो आज